नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटेरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो खुद के लिए खाना बना सकता है, जो खुद के लिए खाना बना नहीं सकता है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक। तो चलो आज का वीडियो हम डिस्कशन करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो खुद के लिए खाना बनाता है और किसे खाना बनाते, कौन कौन लेके और कहां पे खाना बनाते, सारे डिस्कशन करेंगे आज का वीडियो में। तो चलो आज का वीडियो में क्या क्या डिस्कशन करेंगे थोड़ा देख लेते। तो फर्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस में खाना खुद बनाता है ऑटोट्रोप्स, और फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स में खाना कैसे बनता है थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट इसको दरकार होता है वो थोड़ा ऐसे सफिशिएंट नहीं होता है। तो कैसे खाना बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस में, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फिर इसके आगे क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहां पे खाना बना रहा है तुम्हारा ऑटोट्रोप्स। फिर पार्ट ऑफ लीव्स, एक्चुअली हम ऐसे देखेंगे तो लीव के अंदर ही खाना बनाता है, लेकिन कौन सा पार्ट में थोड़ा डिटेल्स पढ़ाई करेंगे आज का वीडियो में। इसके बाद तुम्हारा आएगा एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2। एक एक्टिविटी तुम्हारा क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक जो एक्टिविटी है वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस है, वो हम आज का वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ तुम्हारा अगले क्या है, फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा, जो हम पढ़ाई करेंगे कैसे, मतलब जो इंग्रेडिएंट है फोटोसिंथेसिस के लिए जो दरकार होता है इंग्रेडिएंट, वो कैसे कहां देके जाता है, और फंक्शन ऑफ स्टोमा पढ़ाई करेंगे, क्योंकि स्टोमाटा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी तुम्हारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है ना, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फास्ट जैसे हम खाना बनाते हैं, हमको किचन के अंदर जाना पड़ता है, किचन में एक पॉट लेना पड़ता है, पॉट के अंदर फिर फ्यूल को, मतलब जो गैस है इसको जलाना पड़ता है। इस सब खत्म करने के बाद, इंग्रेडिएंट डालने के बाद तो खाना बनेगा। ऐसे यहाँ पे किचन तुम्हारा लीफ है। क्या है किचन के अंदर, मतलब ये तुम्हारा लीफ है। पॉट कौन सा काम करता है ना, जो किचन के अंदर जो पॉट रहता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो इसके अंदर रहेगा, मैं तुमको बताऊंगा जब ये पार्ट ऑफ लीफ पढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे बता दूंगा कहां पे तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट रहे और किसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो याद रखना, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर ही तुम्हारा सब कुछ चलेगा। तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा, मतलब यहाँ पे आग आ गया, खाना बनाने के लिए फ्यूल का काम वो कर लिया। इसके बाद तुम देख सकते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों तुम्हारा क्या होता है, इंग्रेडिएंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर, ये कहां पे जाएंगे ना, पॉट के अंदर रखेंगे। पॉट का काम क्या कौन कर रहा है ना, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा यहाँ पे पॉट है, तो ये जाएगा स्टोमाटा के थ्रू, ये अंदर जाएगा, मतलब जो जहां पे तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कैसे जाएगा ना, तुम्हारा स्टोमाटा के देके अंदर जाएगा। फिर वाटर कैसे जाएगा, वाटर तुम्हारा रूट के द्वारा, तुम्हारा जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसके पास वो चला जाएगा। रूट के मतलब एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। फ्लोएम का काम होता है, और दोनों का अलग अलग काम होता है। जाइलम का काम होता है जो वाटर को जहां पे दरकार होता है वाटर, वो यहां पे पहुंचा देता है। क्या है वो होता है तुम्हारा जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, जो खाना बन गया वो हर जगह पहुंचाने के लिए वो काम करता है तुम्हारा फ्लोएम। तो ये जो वाटर जाएगा रूट के द्वारा किसके पास ना, जहां पे तुम्हारा खाना बन रहा है। तो चलो वही प्रोसेस थोड़ा देख लेते हैं। हमको चाहिए इंग्रेडिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आ गया, और जहां पे तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होगा ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, और एनर्जी देगा सनलाइट। तो ये सारे मिलके तुम्हारा बनाएगा खाना जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। इसके साथ तुम्हारा ऑक्सीजन भी फॉर्मेशन होगा, इसके साथ थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे रिलीज होता है। तो चलो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है ना, फास्ट में क्या होता है, ऑब्जर्व द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फास्ट क्या करेगा, सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद जो सनलाइट क्या करेगा ना, वो अभी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट एनर्जी से
केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, और एक काम भी करता है सनलाइट, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, वो स्प्लिट अप कर देता है। मतलब एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे लेता है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिड्यूस होके तुम्हारा फॉर्मेशन करेगा C6H12O6, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। समझ में आ गया? वही थर्ड स्टेप पे बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज होता है। मैं थोड़ा और एक बार भी बताता हूं। फास्ट क्या होगा, ऑब्जर्वेशन करेगा मतलब सनलाइट को क्लोरोफिल, और वही ऑब्जर्व करेंगे वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसके साथ वही सनलाइट को यूज करके वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट अप कर देगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन यहां पे मिल रहा है वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके तुम्हारा ग्लूकोज बना देगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और यहां पे जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये यहां पे क्या हो जाएगा, H2 एंड O2। H2 क्या करेगा, जो 6 टो कार्बन डाइऑक्साइड था वो इसके साथ रिड्यूस करके इसको बना देगा तुम्हारा ग्लूकोज, और जो ऑक्सीजन आएगा वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, 12 ठोक हम लिए थे क्या, 12 ठोक हम लिए थे, 12 ठोक लिए थे हम वाटर मॉलिक्यूल, 6 ठोक रिलीज हो गया। तो यहां पे तो हम 6 ठोक वाटर मॉलिक्यूल ले सकते हैं, गलत हो जाएगा। केमिकली ये तो बैलेंस, केमिकल इक्वेशन के हिसाब से वो बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि 6 ठोक वाटर मॉलिक्यूल 6 ठोक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो 6 ठोक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मिनिमम आपको 12 ठोक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। इसीलिए 12 ठोक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे 6 ठोक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मतलब हेल्प कर सकता है। लेकिन 6 ठोक लेने से वो नहीं होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कहां पे एक्चुअली तुम्हारा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअली चल रहा है, चलो देखते हैं। चलो हम अभी डिटेल्स पढ़ाई करेंगे किसके बारे में, तुम्हारा लीफ के बारे में। तो लीफ के थोड़ा, ये तो लीफ आप देख लिए, लेकिन जहां पे लीफ एक्चुअली अटैच होता है थोड़ा डिटेल्स थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। फास्ट जहां पे एक्चुअली लीफ तुम्हारा कनेक्ट होता है, जो सपोर्ट देता है प्लांट को, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है स्टेम। स्टेम के बाद क्या आएगा, आप अभी देख सकते हो जो एक्चुअली लीफ जो कनेक्ट होता है, आइदर ये स्टेम से कनेक्ट होगा नहीं तो ब्रांच। तो स्टेम और ब्रांच जो एक्चुअली सपोर्ट देता है प्लांट को, तो ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्टेम है। तो स्टेम का काम क्या होता है, सपोर्ट द एंटायर प्लांट्स। फिर जब भी तुम्हारा वर्ड फॉर्मेशन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। और एक्सिल को सपोर्ट देता है तुम्हारा स्टिपुल। ओके, वही यहां पे बोला गया है, एक्सिल इज वेयर बॉड्स फॉर्म एंड स्टिपुल प्रोटेक्ट द बॉड्स। ओके, ये दोनों तो हो गया। अभी थोड़ा आगे जाते हैं, ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है पेटियोल्स, जो लीफ से ब्रांच के स्टेम के साथ जो कनेक्ट करता है, जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल्स। यहां पे वही बोला गया है, पेटियोल्स कनेक्ट द लीफ टू द स्टेम। फिर जहां पे कनेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस। तो बेस क्या करता है, अटैचमेंट पॉइंट जो लीफ को स्टेम के साथ कनेक्ट करते हैं, जो पॉइंट होता है अटैचमेंट पॉइंट, इसको हम बेस बोलते हैं। फिर आगे जाएंगे, ये क्या है, ये तुम्हारा मिडरिफ है। क्या होता है, ये तुम्हारा मिडरिफ जो सेंट्रल वेन होता है, इसके अंदर 2 ठोक रहते हैं, एक होता है जाइलेम और एक होता है फ्लोएम। ये दोनों का अलग अलग काम होता है। जाइलेम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है रूट के लेके हर जगह, मतलब जहां पे तुमको वाटर दरकार होता है वो रूट के लेके हर सेल तक पहुंचा देता है, वो होता है जाइलेम। फ्लोएम क्या करता है, जो खाना बनता है लीफ के अंदर, वो खाना को हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तुम्हारा फ्लोएम करता है। तो जाइलेम और फ्लोएम दोनों किसके अंदर रहता है, तुम्हारा मिडरिफ जो सेंट्रल वेन होता है। तो मिडरिफ जब तो सेंट्रल वेन हो गया, और जब ये अंदर जाएगा ये तुम्हारा वेन हो जाएगा। ये सब क्या है, ये तुम्हारा वेन है। और वेन जब फिर अंदर जाएगा ये क्या बन जाएगा, वेन्यूल्स। ओके, वेन होता है जहां पे मिडरिफ से जो ब्रांच आया है इसको हम वेन बोलेंगे, और वेन से जो ब्रांच आई इसको हम वेन्यूल बोलेंगे।
लेकिन याद रखना वेन, वेन्यूल्स और मिडरिप ये सबके अंदर वही दो चीज रहता है, एक होता है जाइलेम, एक होता है फ्लोएम। तो यहाँ पे बोला गया है वेन्स ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है तुम्हारा जाइलेम, और न्यूट्रिएंट जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है ये तुम्हारा फ्लोएम है। तो यह हो गया। तो मिडरिप, वेन और वेन्यूल्स के सबके अंदर वही दो ठोक चीज है, एक होता है जाइलेम, एक होता है फ्लोएम। फिर आगे क्या है, लामिना और ब्लेड। जो फ्लैट है मतलब टोटल जो फ्लैट सरफेस है ना, फॉर एग्जांपल ये लीफ है, तो लीफ का जो फ्लैट सरफेस इसको हम क्या बोलेंगे, लैमिना और ब्लेड ऑफ द लीफ। फिर आगे क्या है, आगे तुम्हारा होता है मार्जिन। मार्जिन मतलब जो एज ऑफ द लीफ होता है, मतलब ये जो होता है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा मार्जिन। यहां पे लिखा गया है ना मार्जिन। फिर लास्ट एक बचा है तुम्हारा अपेक्स। अपेक्स होता है टिप ऑफ द तुम्हारा लीफ। तो हो गया ना। और एक बात, एक्सिल एक्चुअली फास्ट होता है तुम्हारा स्टेम, जो सपोर्ट देता है ट्री को। विदाउट स्टेम और ब्रांच द ट्री इज नथिंग। तो ये होता है फास्ट स्टेम, जहां से एक्चुअली तुम्हारा लीफ तुम्हारा स्टेम फॉर्म होता है, ये तुम्हारा ब्रांच और स्टेम होता है जो सपोर्ट देता है। इसके बाद जहां पे तुम्हारा बर्ड फॉर्मेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिल। एक्सिल को मतलब प्रोटेक्ट देता है तुम्हारा स्टिपल्स। ओके, ये दोनों तो हो गया। फिर जहां से तुम्हारा फॉर एग्जांपल एक लीफ आ गया, जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पेटल बोलते हैं। जहां पे वो कनेक्ट करता है अटैच पॉइंट को हम बेस बोलते हैं। और जो फ्लैट सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा लैमिना और ब्लेड बोलते हैं। और जो एज को हम बोलते हैं मार्जिन, और टिप को बोलते हैं अपेक्स। और जो एक मिडरिप होता है सेंट्रल वेन, जिसके हिसाब से दो अलग अलग में डिवाइड हो गया तुम्हारा जो लीफ होता है, इसको हम सेंट्रल वेन बोलते हैं। और सेंट्रल वेन और इसमें ब्रांच आएगा तो इसको हम वेन बोलेंगे, इसके ब्रांच आएगा तो वेन्यूल्स। ये स्मॉलर वेन से, ये ऐसे वेन से जहां पे ब्रांच हुआ है तुम्हारा सेंट्रल वेन जो मिडरिप से। और याद रखना मिडरिप, वेन और वेन्यूल सबके अंदर वही दो चीजें, एक होता है जाइलेम, एक होता है फ्लोएम। तो ये था तुम्हारा पार्ट ऑफ लीफ के। ये अभी थोड़ा हम इसको कट कर लेते हैं। जैसे अभी मैं तुमको कट कर लेता हूं, अभी दिखाता हूं इसके अंदर फिर क्या है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कट कर दिया, तुम यहां पे देख सकते हो। अभी मैं क्या किया, ऐसे इसको कट कर दिया। ऐसे देखो, ये प्लांट को अभी कट कर दिया। अभी लामिना और ब्लेड तो बता दिया था, मिडरिप भी बता दिया, सेंट्रल वेन और वेन भी बता दिया था। वेन, मिडरिप्स और वेन्यूल्स सबके अंदर वही जाइलेम और फ्लोएम रहता है। जब इसको कट कर दिया, आप ये देख सकते हो, ये है तुम्हारा जूम स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर। अभी इसको हम जूम कर लेते हैं, समझ रहे हो, ये जो पार्ट है ना, इसको अभी हम जूम कर ले। तो आप देख सकते हो जो फास्ट पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा वैक्सी, एक मतलब वैक्सी का एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। जो क्यूटिकल होता है वो ऐसे एक वैक्सी लेयर बनाता है जिसके द्वारा पानी अंदर नहीं जा पाता है, समझ रहे हो, वो होता है तुम्हारा क्यूटिकल। इसके बाद क्या आएगा, तुम्हारा दो लेयर आएगा। ये नीचे भी क्यूटिकल है, ऊपर भी क्यूटिकल है। इसके बाद क्या है, दो लेयर है, एक होता है अपर एंड एक होता है लोअर एपिडर्मिस। जैसे स्किन का एपिडर्मिस सेल होता है, यहां पे भी दोनों एपिडर्मिस सेल है, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। समझ में आएगा। इसके बाद क्या आएगा ना, तुम देख सकते हो एक सिलिंड्रिकल रेगुलर स्टेप ये आ रहा है। ये क्या होता है, तुम्हारा होता है पॉलिसेड मेसोफिल्स। ये क्या होता है, पॉलिसेड मेसोफिल्स, जो एक्चुअली कौन सा स्ट्रक्चर है, तुम्हारा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, रेगुलर शेप। लेकिन इसके नीचे जो है आप देख सकते हो, जो ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। कहां पे छोटा है, कहां पे बड़ा है, इरेगुलर मतलब स्फीयरिकल स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल्स। तो पॉलिसेड मेसोफिल्स और स्पॉन्जी मेसोफिल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लीफ का, जहां पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि मैं बोला था फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आप यहां पे देख सकते हो जो सिलिंड्रिकल शेप और जो स्फीयरिकल शेप होता है, इसके अंदर आप जो छोटा छोटा यहां पे देख रहे हो ना, वही तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है। हम फोटो पढ़ेंगे ना आगे, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, इसके अंदर फिर क्या क्या है, इसके अंदर भी थोड़ा पूरा ऑपरेशन करेंगे। तो देखो आप देख सकते हो जो स्पॉन्जी मेसोफिल्स है, यहां पे जितने क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ऊपर है पॉलिसेड मेसोफिल्स में आपको ज्यादा क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन तुम्हारा
palisade mesophiles is more as compared to number of chloroplast in spongy mesophiles। तो ये दोनों के अंदर ही एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट रहता है, दोनों के अंदर खाना बनता है। तो इसके बाद क्या है तुम्हारा आएगा भास्कुलर बंडल्स। देखो यहाँ पे जो भास्कुलर बंडल्स है वो जो ब्लू कलर का पार्ट है ये तुम्हारा क्या होता है, जाइलेम होता है। ये क्या है, जाइलेम। और जो येलो कलर का आता है ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा फ्लोएम है। ये क्या है, फ्लोएम। देख सकते हो फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड जो खाना बनता है लीव्स के अंदर वो हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और जाइलेम का काम क्या होता है, जाइलेम क्या करता है ना, वाटर और मिनरल्स रूट के द्वारा लेके पहुंचा देता है जहां पे एक्चुअली वाटर इसको नीडेड होता है। तो ये होता है जाइलेम और फ्लोएम। ये किसके अंदर रहते हैं, भास्कुलर बंडल के अंदर रहते हैं। इसको प्रोटेक्ट देता है तुम्हारा इसके प्रोटेक्ट देता है तुम्हारा बंडल सीट। ओके, किसको प्रोटेक्ट देता है, तुम्हारा जो भास्कुलर बंडल्स है ना इसको प्रोटेक्ट देता है तुम्हारा बंडल सीट। और आप देख सकते हो जो भी इरेगुलर शेप्ड जो स्फीयरिकल यहाँ पे देख सकते हो ये है, इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा एयर स्पेस आपको दिखाई देगा क्योंकि इसके अंदर ही गैस एक्चुअली स्टोर होके गैस एक्सचेंज करने के लिए मदद करेगा। फॉर एग्जांपल जब भी क्लोरोप्लास्ट में खाना बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको दरकार है, जब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा तो ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहां पे एक्चुअल जो एक्सचेंज होगा, वो तुम्हारा एयर स्पेस जो किसके अंदर है, पालिसेड और मेसोफिल्स। शायद सबसे ज्यादा एयर स्पेस आपको दिखाई देगा स्पॉन्जी मेसोफिल्स के अंदर, इसलिए एयर स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है तुम्हारा एयर स्पेस, जो ये एयर स्पेस है। ओके, तो ये था तुम्हारा पार्ट ऑफ लीफ थोड़ा। फिर आगे चलते जो क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर एक्चुअली खाना बनता है वो कहां पे बनता है और क्या क्या इसका पार्ट है थोड़ा देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में फास्ट क्या होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, मैनेजमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर जा रहा है। तो फास्ट होता है तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन, जो लेयर क्या करता है क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद आएगा इनर। इनर में क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रोमा रहेगा, फिर थाइलाकट रहेगा, बताऊंगा क्या क्या है। लेकिन ये होता है तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन, वो भी मैनेजमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा चीज है, जैसे तुम्हारा स्ट्रोमा और थाइलाकट। स्ट्रोमा क्या होता है, जैसे सेल के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल होता है जो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। ऐसे ही तुम्हारा जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक फ्लूइड जैसा मटेरियल रहता है, इसको ही बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। ये जो फ्लूइड मटेरियल है ये तुम्हारा स्ट्रोमा है। फिर आप देख सकते हो एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, यहां पे आप देख सकते हो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा थाइलाकट है। क्या है, थाइलाकट। इसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट तो मैं बता दिया था, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब फिर हम जूम किए तुमको दिखाई देगा, अच्छा ये तुम्हारा थाइलाकट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और थाइलाकट जब भी ऐसे स्ट्रैक जैसा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राना। स्ट्रैक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड थाइलाकट्स। देखो यहां पे पिक्चर देखो, ये एक थाइलाकट है, ये एक थाइलाकट है, ये एक थाइलाकट है, टोटल जो स्टैक बन गया इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्राना। ओके, और देखो ये इंटरकनेक्टेड होता है, तो इंटरकनेक्टेड हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। याद रखना इसमें क्या होता है, कनेक्ट डिफरेंट स्ट्रैक ऑफ थाइलाकट विद इन द क्लोरोप्लास्ट। देख सकते हो ये होता है तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेला। फिर आगे क्या आएगा तुम्हारा जो होता है लुमेन। लुमेन क्या होता है ना, जो थाइलाकट के अंदर ये जो स्पेस थाइलाकट के अंदर ये तुम्हारा क्या होता है, लुमेन। लुमेन में क्या होता है तुम्हारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसके अंदर ही होता है। ये लिखा है द स्पेस इनसाइड द थाइलाकट मेम्ब्रेन वेयर द प्रोटॉन्स एक्युमुलेटेड ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअली लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन दोनों फोटोसिंथेसिस में होते हैं। वो मैकेनिज्म तुम्हारा हायर क्लास में, यहाँ पे हम इतने सारे डिस्कशन करने से थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम जब अगले क्लास मतलब 11th 12th में तुम पढ़ाई करोगे, यहाँ पे तुम्हारा मैकेनिज्म पढ़ोगे जहां पे तुम्हारा लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैसे हो रहा है पूरा स्टेप वाइज आपको बता ही दिया जाएगा। लेकिन याद रखना चाहिए थाइलाकट के अंदर सब कुछ होता है। फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, थाइलाकट।
तो ये हो गया। फास्ट क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में अंदर जो होता है फ्लूइड जैसा मैटेरियल, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर हो गया। इसके बाद जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर आ गया, इसको बोलते हैं थाइलाकड। और थाइलाकड का जो स्टाक होता है इसको हम बोलते हैं ग्राना। और जो एक ग्राना दूसरे ग्राना के साथ जो कनेक्ट होता है, मतलब कोई भी मैटेरियल इस यहाँ पे एक्सचेंज होने के लिए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लामेला। फिर और एक आ गया लुमेन। लुमेन हम किसको बोलते हैं, जो थाइलाकड के अंदर जो मैटेरियल होता है जिसके अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं लुमेन। तो ये था तुम्हारा पूरा बता दिया। फास्ट में तुमको लीफ दिखाया, लीफ का तुम्हारा जो एक्सेल, पेट्यूल्स, फिर वेन्स, सेंट्रल वेन्स, जो मिडरी वेन्स, वेन्युल्स, सब कुछ दिखाया। इसके बाद थोड़ा जूम किया। इसके बाद जो अपर लेयर था, वैक्सी लेयर था, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। और इसके पास नीचे आया तुम्हारा अपर, और नीचे आया लोअर एपिडर्मिस। फिर लोअर और अपर मिडरिम के अंदर बीच में था तुम्हारा दो मेसोफिल्स, एक था स्पॉन्जी मेसोफिल्स, एक था पॉलीसाइड मेसोफिल्स। पॉलीसाइड और मेसोफिल्स के दोनों के अंदर तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट रहता है। वो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है मैं यहाँ पे तुमको बता दिया। तो आपको अभी पता चल गया जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है ना। लीफ फास्ट होता है प्लांट के, प्लांट के जाएंगे हम लीफ, लीफ के अंदर जाएंगे तुम्हारा पॉलीसाइड किंबा तुम्हारा स्पॉन्जी मेसोफिल्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकड है, इसके अंदर तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो चलो अभी फोटोसिंथेसिस का स्टेप को और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फिर और एक बार रिवाइज करने से क्या होता है, तुम्हारा फास्ट ऑब्जर्व होता है लाइट एनर्जी। कौन ऑब्जर्व करेगा, मैं बताया अभी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है एक ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स के द्वारा ही आपको दिखाई दे रहा है। वो किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ऑब्जर्वेशन कर लिया लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल। इसके बाद वो लाइट एनर्जी फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वो स्प्लिट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और जो हाइड्रोजन आएगा, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें जो हाइड्रोजन आएगा वो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा, वो हाइड्रोजन आके तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके तुम्हारा ग्लूकोज फॉर्मेशन देगा। इसके साथ जो ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, फिर इसमें और कुछ वाटर मॉलिक्यूल होगा जो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। फिर आगे क्या है, तुम्हारा जो स्टेप्स होता है ना, ये सब फटाफट नहीं बनता है, क्योंकि मैं तुमको अभी एग्जांपल दूंगा। ये क्या है, तुम्हारा डेजर्ट प्लांट्स है। डेजर्ट प्लांट्स में फॉर एग्जांपल ये जब भी खाना बनाएगा, इसको क्या दरकार होता है, इसको क्या नीडेड होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है नीडेड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के किसके अंदर अंदर लेगा, स्टोमाटा के अंदर। और स्टोमाटा के अंदर वाटर भी लॉस भी हो सकता है। और जब भी फॉर एग्जांपल इन डे टाइम जब ये खुला रखेगा इसका स्टोमाटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाने के साथ यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। तो इसके पास तो इतना वाटर मॉलिक्यूल, वाटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है, सफिशिएंट नहीं रहता है, क्योंकि वो डेजर्ट में इतने वाटर अवेलेबल नहीं रहता है। ये क्या करेगा, जब इसको वाटर आवश्यक होता है, ये क्या नीचे तो रूट ले जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये दिन के टाइम डे टाइम में यो अंदर नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाएगा, तो बहुत सारे वाटर लॉस होगा ना। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो स्टोमाटा के थ्रू अंदर लेना, और जो वाटर मॉलिक्यूल और सनलाइट के थ्रू, ये पूरा अलग अलग स्टेप में एक साथ नहीं करेगा। कैसे करेगा, कौन सा स्टेप में करेगा ना, ये फास्ट क्या करेगा, क्लोजिंग द स्टोमाटा ड्यूरिंग द डे टाइम। ये इसका जो स्टोमाटा है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, इसको ये बंद कर देगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए इसका स्टोमाटा को वो बंद कर लेता है। फिर क्या होता है ना, ओपनिंग करता है इसको नाइट से, दिन पर दिन में इसको ओपन नहीं करता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाएगा। इसीलिए इसको कब ये ओपन करता है, नाइट में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में ले आता है और इसको इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। वो कन्वर्ट करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेता है, इसको वो इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, जिसका नाम मैलिक एसिड। जब भी दिन होगा और स्टोरिंग करता है मैलिक एसिड, कहां पे, वैक्यूल से इसको स्टोर करके रखता है। जब भी दिन में फिर मतलब सनलाइट आता है, वो मैलिक एसिड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, डे टाइम जो ऑलरेडी तो वाटर मॉलिक्यूल रूट से जा रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी इसके पास जो मैलिक एसिड था ये अभी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। इसको अभी स्टोमाटा खोलने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होके ऑलरेडी हो चुका है, स्टोर हो। ये अभी जब स्टोर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वही इस कार्बन डाइऑक्साइड अभी ये यूटिलाइज करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेप बाय स्टेप है ना, थोड़ी ना एक साथ होता है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस मतलब बोल रहा है दीज स्टेप्स नीड टू टेक प्लेस आफ्टर वन अदर इमीडिएटली, फटाफट नहीं होता है, एक के बाद एक होता है, टाइम भी लेता है। स्पेशली मैं आपको यहाँ पे डेजर्ट प्लांट बता दिया हूं क्योंकि डेजर्ट प्लांट दिन के टाइम व डे टाइम में ये इसका स्टोमाटा ओपन नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रात में लेता है, इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। जब ये दिन होता है, जब ये मतलब लाइट आता है, वो मैलिक एसिड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा, वो अभी सनलाइट के थ्रू और वाटर के थ्रू तुम्हारा ग्लूकोज बनाएगा। ये तुम्हारा डेजर्ट प्लांट के बारे में। अभी चलते हैं तुम्हारा नेक्स्ट जो होता है हमारा स्टोमाटा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टोमाटा एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है लीफ में, और स्टेम और रूट में भी प्रेजेंट होता है। वही यहां पे बोला गया है स्टोमाटा कहां पे प्रेजेंट होता है। द टिनी फोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, सबसे ज्यादा कहां पे? लीफ से प्रेजेंट होता है, और स्टेम और रूट में भी प्रेजेंट होता है। ये फोर का काम क्या होता है? मन में क्वेश्चन आएगा, ये स्टोमाटा का काम क्या है? तो फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा जो गैस एक्सचेंज होता है, जो फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड आपको जो नीडेड होता है, वो वही के माध्यम में जाता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट के पास। किसके द्वारा? तुम्हारा स्टोमाटा के द्वारा। तो यहां पे वही बोला गया है द मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक फॉर फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? तुम्हारा स्टोमाटा में होता है। लेकिन क्या होता है, स्टोमाटा को हम हर टाइम इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी वाटर भी बाहर आ सकता है जिसके द्वारा वाटर भी लॉस होगा। तो यहां पे वही बोला गया है रेगुलेशन ऑफ स्टोमाटा में, जो प्लांट क्लोजेस द स्टोमाटा, क्लोज कर लेता है जब भी इसको आवश्यक नहीं पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको क्लोज कर देता है। तो प्लांट क्लोजेस द स्टोमाटा व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहां पे वाटर लॉस हुआ, इसको प्रिवेंट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद हम इसको जो मतलब रेगुलेशन करेगा, कौन इसको रेगुलेशन करेगा व कंट्रोल कौन करेगा? इसका सिक्योरिटी गार्ड। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, गार्ड सेल। तो यहां पे पिक्चर में देख सकते हो जो तुम्हारा गार्ड सेल है, देखो यहां पे तुम्हारा गार्ड सेल है। तो ये गार्ड सेल क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का काम तुम्हारा गार्ड सेल करता है। कैसे करता है ना, जब भी इसके अंदर वाटर जाता है, पानी अंदर जाता है, ये क्या हो जाता है? ये स्वेल हो जाता है, मतलब इससे पूरा ओपन हो जाता है। ये जो पोर होता है ना, ये ओपन हो जाएगा और गार्ड सेल क्या हो जाएगा? स्वोलन हो जाएगा। कब? जब भी पानी अंदर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेलून के अंदर जब भी हम एयर को अंदर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, मतलब ये पूरा ऐसे हो जाएगा। जैसे यहां पे आपको दिखाएगा बेलून भी ऐसे फूल जाता है, स्वेल करता है, सूज जाता है। लेकिन जब भी बेलून के अंदर एयर बाहर आ जाएगा, ये क्या सिकुड़ जाता है। तो यहां पे भी वही आता है, ये भी वही सिकुड़ के तुम्हारा क्लोज कर देगा तुम्हारा स्टोमाटा को। तो गार्ड सेल क्या करता है? जब ही इसके अंदर पानी जाता है, वाटर, ये क्या होता है? ये पूरा इस स्ट्रक्चर में हो जाता है जिसके द्वारा ये तुम्हारा अभी ओपन हो गया स्टोमाटा। जब ये पानी बाहर आ जाता है, ये क्या होगा? इसको क्लोज कर देता है, सिकुड़ जाता है तुम्हारा गार्ड सेल। समझ में आया कि नहीं? तो ये था तुम्हारा स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग काम कौन करता है? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इसके साथ ओपन तभी होता है, कब होता है ओपन? जब ये स्वेल करता है, वाटर जब ये फ्लो होता है अंदर, तभी ये स्टोमाटा ओपन हो जाता है। याद रखना, जब ये पानी अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्वेल होगा, जिसके द्वारा तुम्हारा स्टोमाटा ओपन होगा। जब ये पानी बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, इसके साथ ये क्लोज हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा स्टोमाटा। देखो यहां पे वही बोला गया है। और एक चीज, गार्ड सेल श्रिंक्स व्हेन द वाटर फ्लोज आउट और स्टोमाटा क्लोज। समझ आया? पानी बाहर आया, वो श्रिंक, क्लोज द स्टोमाटा। पानी अंदर गया, वो स्वेल किया और ओपन कर दिया स्टोमाटा को। तो ये था तुम्हारा नेक्स्ट। अभी चलते हैं नेक्स्ट, फिर क्या है? अब हम डिस्कशन करेंगे एक्टिविटी 5.1। आपको पता है एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर,
क्लोरोफिल, ए सनलाइट, 4 ठोक तो कंपलसरी है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलूंगा विदाउट क्लोरोफिल में क्या हो सकता है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। चलो इसके जानने के लिए वो एक्टिविटी हमको चेक करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी 5.1 में हम वही बताएंगे हाउ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए मटेरियल, आपको एक वेरीगेटेड प्लांट लेना चाहिए जिसके लीफ में हर जगह तुम्हारा क्लोरोफिल नहीं रहेगा। फिर पेन पेपर लेना चाहिए मार्किंग करने के लिए कहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहां पे हम मनी प्लांट लिए, मनी प्लांट में क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हो मनी प्लांट में इस जगह पे आपको येलो नजर आएगा, यहां पे ग्रीन। तो जहां पे ग्रीन होता है यहां पे क्यों ग्रीन है ना, इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक ग्रीन पिगमेंट है जिसके हिसाब से ये तुम्हारा ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है। जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है यहां पे आपको ग्रीन नजर नहीं आएगा। तो यहां पे येलो है कलर है, इसका मतलब यहां पे तुम्हारा क्लोरोफिल नहीं है। तो पेन पेपर चाहिए। चलो फिर और क्या चाहिए, हम अल्कोहल भी लेंगे, इथाइल अल्कोहल बताऊंगा किस लिए लगाऊं जब हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यहां पे आपको बता दूंगा। और वाटर बाथ के लिए और इसको बॉईल करने के लिए भी हम लेंगे एक पॉट, इसके अंदर पानी और एक स्पिरिट लैम्प भी लेंगे। फिर हम आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, कहां पे एक्चुअली स्टार्क फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है इसको चेक करने के लिए। तो चलो ये आपको मटेरियल हो गया, अभी हम एक एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कीप द प्लांट्स डार्क इन 3 days टू यूज ऑफ द स्टार्क। मतलब ये बोल रहा है 3 दिन के लिए इसको एक डार्क रूम के अंदर रख लो जिसके द्वारा जितने भी ये स्टार्क इसको स्टोर करके रखा है एक प्लांट। फॉर एग्जाम्पल ये डेड टाइम में क्या करता है, खाना बनाता है, मतलब स्टार्क फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज तो स्टार्क के द्वारा इसको स्टोर करके रखता है। तो जितने भी स्टार्क होगा ये नाइट टाइम में इसको यूज करेंगे, क्योंकि नाइट टाइम से कोई तो खाना ये खुद नहीं बना सकता है क्योंकि सनलाइट प्रेजेंस नहीं है। तो नाइट टाइम में क्या करेगा, वही स्टार्क से जो इंटरनल एनर्जी स्टोर करके रखा था स्टार्क के फॉर्म में, इसको ये यूज करेगा। जब ये हम 3 दिन के लिए इसको डार्क रूम में रख लेंगे, वो ये 3 दिन के लिए कोई भी सनलाइट अंदर नहीं आएगा, जिसके लिए ये खाना और अभी नहीं बना पाएगा। जितने भी खाना बना के रखा था स्टोर करके जो तुम्हारा स्टार्क फॉर्म में, ये सब कुछ यूज करेगा प्लांट्स। तो यहां पे वही बोला गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी तो सब कुछ खत्म हो गया, अभी ये नया प्रोड्यूस करेगा। अभी 6 घंटा इसको हम सनलाइट में दे देंगे। अभी क्या करना है, जब भी फॉर्मेशन होगा खाना बनाना और स्टार्क फॉर्मेशन होगा, अब हम क्या करेंगे, एक लीफ को ले लेंगे और लीफ को डायरेक्ट अवे हम बॉयल करेंगे। क्या करेंगे, बॉयल द लीफ वाटर इन फ्यू मिनट्स, बॉयल करना है। बॉयल होने क्या हो जाएगा ना, जितने भी इसके जो फोर्स फॉर्मेशन होगा जो स्ट्रक्चर, ये अभी स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अभी क्या करना है, वो जो अभी बॉयल करने के बाद, वो बॉयल करने के बाद इसको हम लेंगे इथाइल अल्कोहल में डाल देंगे। इथाइल अल्कोहल में क्या करेगा, और इसको ऐसे बॉयल भी करेंगे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बॉयल हम नहीं करेंगे क्योंकि अल्कोहल आग पकड़ सकता है, इसलिए हम इसको वाटर बाथ करेंगे एक पॉट के अंदर। इसके अंदर हम लाएंगे इथाइल अल्कोहल को, जो आप ये चेक कर सकते हो, एक पॉट के अंदर ये तुम्हारा इथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल के अंदर तुम्हारा बॉयल वाला लीफ है। तो बॉयल लीफ में क्या होगा, जो भी तुम्हारा क्लोरोफिल होता है वो डिजल्व हो जाएगा तुम्हारा अल्कोहल पे। ओके, जब ये अल्कोहल के अंदर सब कुछ मतलब क्लोरोफिल डिजल्व हो जाएगा, जो कलर ऑफ जो लीफ होगा वो अभी फेड हो जाएगा। तो यहां पे वही बोला गया है, डी कलराइज इन अल्कोहल, हीट वाटर बाथ until अल्कोहल बॉयल्स। अल्कोहल थोड़ा थोड़ा बॉयल होगा लेकिन इसको इनडायरेक्टली करना। तो अभी डी कलराइज होगा, मतलब सब कुछ कलर अभी फेड हो गया। अभी क्या करना है ना, अभी हम आयोडीन टेस्ट करने के लिए इसको थोड़ा कोल्ड वाटर में रख देंगे इसको, इसके बाद हम इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो जब ये आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, हम अभी ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा रेंज कर लेते हैं, सब हर जगह जैसे तुम्हारा आयोडीन सॉल्यूशन फंस जाएगा। अभी इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कैसा है इसका कलर। ओके, तो चलो अभी हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व में आपको दिखाई देगा जहां पे एक्चुअली ग्रीन कलर था, ये अभी क्या हो गया, ब्लूइश ब्लैक हो गया। लेकिन जहां पे ग्रीन कलर नहीं था, ये यहां पे ऐसे ही हुआ है। क्यों हुआ है, तो यहां पे चलो क्या हुआ है ना, द लीफ हैज 2 टाइप ऑफ पैचेस, ब्लूइश ब्लैक एंड येलो। पहले क्या था, ग्रीन येलो था, अभी क्या हो गया, ब्लूइश ब्लैक येलो। क्यों हुआ है,
ना, जहां पे एक्चुअली तुम्हारा स्टार्क फॉर्मेशन होता है, यहां पे तुम्हारा आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्शन करने के बाद ये इसको ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन जहां पे तुम्हारा स्टार्क नहीं है, यहां पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये क्या तुमको बता रहा है, जो ग्रीन कलर था यहां पे भी स्टार्क फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ये ब्लूइश ब्लैक हो गया। तो जहां पे येलो कलर था, यहां पे कोई क्लोरोफिल नहीं था, तो यहां पे तुम्हारा स्टार्क फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये येलो कलर हुआ है, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं है। तो यहां पे वही बोला गया है, द ब्लूइश ब्लैक एरिया आर द वंस व्हिच वर द ग्रीन प्रीवियसली। वो ऑलरेडी प्रीवियसली ग्रीन था, इसीलिए अभी क्या हो गया, ब्लूइश ब्लैक हो गया। लेकिन जो नॉन ग्रीन एरिया था वो ऐसे ही रहा है, फेल कलर व येलो कलर था वह कलरलेस ही ऐसे ही हुए। चल फिर आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन हमको अभी क्या मिल गया, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन मिला है, द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट द ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरिया, मतलब ग्रीन कलर एरिया क्या होता है, स्टार्क प्रोड्यूस किया है। लेकिन जो पार्ट में ग्रीन नहीं था वो पार्ट में स्टार्क फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो समझ में आ गया, यहां पे वही बोला गया है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरिया ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ प्रोड्यूसेस स्टार्क व्हिच इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इसीलिए हम अभी बोल सकते हैं क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जहां पे क्लोरोफिल नहीं होगा यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यहां पे स्टार्क फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। ये तो हो गया तुम्हारा क्लोरोफिल कैसे एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के। अभी हम देखते हैं जो नेक्स्ट एक्टिविटी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो चलो अभी देखते हैं क्या क्या हमको चाहिए। फर्स्ट हमको चाहिए 2 सेम हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेंगे, फॉट जो पॉट के अंदर है, और सेम साइज है, छोटा बड़ा नहीं लेना चाहिए, सेम साइज का लेते हैं। फिर क्या लेते हैं, 2 ग्लास प्लेट लेंगे जिसके ऊपर हम अभी 2 पॉटेड प्लांट को रख देते हैं। फिर 2 ग्लास डालेंगे जिसके ऊपर हम इसके कवर कर लेते हैं, बाहर से एयर नहीं आ पाएगा। और इसको थोड़ा सील करने के लिए अभी वेसलिन भी यूज करेंगे। और वॉच ग्लास एक यहां पे रखेंगे, एक प्लांट मतलब पॉटेड प्लांट के अंदर, क्योंकि जो ग्लास वॉच ग्लास में हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, जो क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर लेता है। इसके अंदर जितना भी कार्बन साइड होगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो रखे हैं ये इसको पूरा शो कर लेगा। और चाहिए अल्कोहल, और अल्कोहल और आयोडीन टेस्ट करने के लिए भी हमको चाहिए स्पिरिट लैम्प बीकर, जो हम लिए थे प्रीवियस एक्टिविटी में। अभी चलते हैं हम प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, जो पॉटेड प्लांट थे अभी इसको डार्क रूम में 3 दिन रख लेते हैं। क्यों रखते हैं ना, जितने भी वो स्टार्क रखा है स्टोर करके, सब कुछ इसको यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी इसको यूज कर लिया। अभी क्या करना है, पॉटेड प्लांट को अभी ग्लास मतलब जो जार लिए थे ना, ग्लास प्लेट के ऊपर रख देते हैं, और इसको पूरा वॉच ग्लास, हाँ देखो फास्ट क्या किया, पॉटेड प्लांट को ग्लास प्लेट में यहां पे रख लेते। समझ में आया? जब ही रख लेंगे, अभी एक के अंदर मतलब एक के अंदर तुमको एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना चाहिए, क्योंकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये पूरा शो कर लेगा। समझ में आया? प्लेस द अदर प्लांटेड ऑन द सेकेंड ग्लास प्लेट एंड कवर इट विद बेल जार। दोनों को अभी ग्लास प्लेट में रखो और जार के द्वारा कवर कर लो। एक के अंदर तुमको वॉच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, यहां पे पूरा एयर टाइट कर लेंगे, जिसके द्वारा अभी बाहर से कोई भी एयर अंदर नहीं जा पाएगा। वेसलिन के द्वारा हम इसको सील कर लेंगे। फिर अभी जब भी सब कुछ हो गया, अभी दोनों को लेके हम सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं 2 घंटा के लिए। अभी जब भी सब कुछ प्रोसीजर हम खत्म कर दिए, दोनों प्लांट से मतलब जितने भी जो स्टार्क था वो तो यूज हो गया, 3 दिन की जो हम अंदर मतलब जो डार्क रूम में रखे थे। और अभी क्या होता है, जब भी अभी इसको सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद अभी ये खुद अभी खाना बनाना शुरू करेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस अभी ये शुरू होगा। जब ये शुरू होगा, दोनों प्लांट से हम 2 पत्ता लेंगे, बाद 2 लीफ लेंगे। अभी इसको प्लग करके हम आयोडीन टेस्ट करेंगे किसमें एक्चुअली स्टार्क फॉर्मेशन हुआ है। एक जार के अंदर तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर लिया है। एक के पास तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है,
जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो चेक करते हैं। तो अभी हमको देखने मिला, क्या हमको देखने मिला, द लीफ प्लांट्स ऑफ बी विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखो, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, तो इसमें क्या हुआ है, जो लिए थे लीफ, ये क्या हो गया तुम्हारा ब्लूइश ब्लैक हो गया, मतलब ब्लू ब्लैक हो गया। मतलब इसके ये स्टार्क फॉर्मेशन किया है, समझ रहे हो, ये स्टार्क फॉर्मेशन किया है, इसलिए तो आयोडीन के साथ मिलके क्या किया, आयोडीन के साथ मिलके तुम्हारा ब्लू ब्लैक बना रहा है, समझ रहे हो। लेकिन इसके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो स्टार्क भी नहीं हुआ है। जब ये स्टार्क नहीं हुआ है, इसलिए जब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन किया कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहां पे वही बोला है, व्हाइल द लीफ ऑफ द प्लांट ए विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिमेन पेल कलर्ड बाय कलरलेस। जब ये आयोडीन टेस्ट किए कुछ भी फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे स्टार्क फॉर्मेशन नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं, तो यहां पे वही बोला गया है। तो कंक्लूजन मिल गया, द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द लीफ प्लांट बी, जिसमें तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, वो क्या किया है, तुम्हारा स्टार्क फॉर्मेशन किया है, स्टार्क फॉर्मेशन किया है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा आपको मिलता है। फिर और एक चीज, जो प्लांट ए में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, इसमें कोई भी स्टार्क फॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं किया है। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पूरा ऑब्जर्व करता है। जब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा इसके अंदर, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, जो स्टार्क फॉर्मेशन नहीं कर पाया, जिसके द्वारा अभी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी आपको पता चल गया, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड था यहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, जो ऑब्जर्व कर दिया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो अभी आपको पता चल गया ना कितना कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी रॉ मटेरियल आपको ऑटोट्रोफ को क्या क्या एक्चुअल आवश्यक होता है ना। वाटर तो आवश्यक होता है, आपको पता है, वाटर तो आवश्यक होता है। वाटर कहां से लेता है, वाटर लेता है सॉइल से, रूट के द्वारा जो होता है, हम जाइलम फ्लोएम इसमें होता है ना, तो जाइलम के द्वारा ये पानी लेता है, वाटर लेता है तुम्हारा ऑटोट्रोफ्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है ना, ये स्टोमाटा के थ्रू लेता है एटमॉस्फेयर से। इतना ही नहीं, ये तो मतलब तुम्हारा फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर न्यूट्रिएंट भी लेते हैं सॉइल से, जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे कहां से लेता है, ये सारे लेता है तुम्हारा रूट के द्वारा सॉइल से। फिर और नाइट्रोजन सोर्स होता है, एक है तुम्हारा इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट भी होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन फॉर्म करता है, तुम्हारा बैक्टीरिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेके इसको एमोनिया फॉर्मेशन करते हैं, नहीं तो नाइट्रेट, नाइट्रेट इसे फॉर्म करके देते हैं तुम्हारा प्लांट्स को। ओके, ये सारे तुम्हारा रॉ मटेरियल है जो ऑटोट्रोफ के लिए आवश्यक होता है। तो अभी आपको पता चल गया, रॉ मटेरियल्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मेंटेनिंग द बॉडी ऑफ द ऑटोट्रोफ्स। तो ये सब कुछ आवश्यक होता है, मतलब मेंटेनेंस, जैसे हमारा फूड आवश्यक होता है मेंटेनेंस के लिए, तो इसके लिए भी ये सारे चीज आवश्यक होता है। तो ये जब ये हो गया, चलो हम अभी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कार्बन एंड एनर्जी आर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। मैं बता दिया हूं, कार्बन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से एनर्जी, ये सब कुछ आवश्यक होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रोफ्स टेक्स द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। क्या क्या सब्सटेंस लेता है ना, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड कन्वर्ट देम इन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं बताया था स्टोर को एनर्जी कैसे स्टोर करके रहता है, स्टार के फॉर्म में, बताया, आगे पढ़ूंगा। तो दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, व्हिच इज कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में, मैं बताया था सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। We'll study how this take place in the next section। मैं अभी आपको बता दिया हूं। The carbohydrates which are not used immediately, फटाफट जो यूज नहीं होता है immediately, मतलब immediately जो यूज नहीं होता है, इसको स्टोर करना पड़ता है। ये स्टोर कैसे फॉर्म करेगा, तुम्हारा स्टार के हिसाब से ये इसको स्टोर करेगा। तो यहां पे वही लिखा गया है, जो immediately यूज नहीं होगा ये इसको स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्क।
which serve as in the internal energy reserve to be used when required by the plants। जब इसको आवश्यक होगा वही स्टोर करके जो रखा था, रिजर्व करके रखा था जो इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्क, इसको ये यूज करेगा। In somewhat similar situation in seen in us where some of the energy derived from of food, जो हम फूड से खाना एनर्जी हमको मिलता है, सॉरी जो एनर्जी हम खाना से मिलता है हम भी इसको स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो प्लांट स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्क और एनिमल्स इसको स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अभी चलते फिर अगले बुक में क्या दिया गया है। देखो यहां पे मैं तुमको बता दिया था जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन और तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल ये सारे तुमको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट तुम्हारा ग्लूकोज है, ये सब बाय प्रोडक्ट है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस। में बताया था फर्स्ट क्या करेगा ना, सनलाइट ऑब्जर्व करेगा तुम्हारा क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जब इस सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा वही सनलाइट से ये मतलब केमिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करेगा, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल को वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को H2 और O2 में कन्वर्ट कर लेगा, वही H2 क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके C6H12O6 में कन्वर्ट कर लेगा। यहां पे वही बता गया है, ऑब्जर्व द सनलाइट बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। and जो हाइड्रोजन मिला है ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता। फिर आगे चलते, these steps need not take place one after other immediately। ये फटाफट नहीं होता है, कुछ टाइम लेता है। जैसे मैं तुमको बताया था डेजर्ट प्लांट में टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट के टाइम ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है मैलिक एसिड, व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जब डे टाइम में तुम्हारा सनलाइट आ जाएगा, वो जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। लेट अस हाउ द ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो पता चल गया ये सब कुछ आपको आवश्यक होता है, ये आप देख सकते हो, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बताया था। ये तुम्हारा होता है वैक्सी लेयर जो क्यूटिकल होता है और जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है पानी को अंदर लेने के लिए, एक वैक्स का लेयर होता है। फिर इधर भी अपर एपिडर्मिस होता है, नीचे भी लोअर एपिडर्मिस होता है जो प्रोटेक्ट करते हैं। फिर ऊपर होगा एक सिलिंड्रिकल, जो इसको हम बोलते हैं पॉलीसेड मेसोफिल्स, और ये इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बा स्पॉन्जी मेसोफिल्स। इसके अंदर जो पिगमेंट देखा ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है तुम्हारा थाइलेकोइड जहां पे तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप you will notice that some of cell containing green dots, these green dots are the cell organ called chloroplast, जिसके अंदर एक्चुअली तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है, which contain the chlorophylls, वही ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। Let us do an activity which demonstrate that क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो जो आगे है तुम्हारा एक्टिविटी 5.1 में आप देख सकते हो, ये एक्टिविटी मैं तुमको अच्छे से बता दिया हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे भी तुमको दिया गया है जैसे तुम्हारा कैसे तुम्हारा जो स्टोमाटा है ये ओपन होता है और क्लोज होता है, कैसे होता है और एक बार तुमको यहां पे बता देता हूं। जब भी पानी अंदर जाएगा ये क्या होगा, श्रिंक करेगा, सॉरी स्वेल होगा। स्वेल होने से तुम्हारा जो स्टोमाटल पोर होता है ये ओपन हो जाएगा। जब भी पानी बाहर आएगा, जब भी पानी बाहर आएगा वो श्रिंक हो जाएगा, जिसके द्वारा तुम्हारा स्टोमाटल जो पोर होता है ये क्लोज हो रहा है। लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके अंदर लेता है स्टोमाटा पोर के अंदर। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा व्हिच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू द दिस पोर्स। देखो ये जो पोर होता है ना स्टोमाटा, ये ऐसा नहीं है लीफ में प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारा स्टेम में भी प्रेजेंट होता है और तुम्हारा रूट में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में ये लीफ में प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहां पे सबसे ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होता है।
Since the large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes this pore when it does not needed carbon dioxide. जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं होगा, ये क्या करेगा, इसको क्लोज कर लेगा. ये ओपनिंग क्लोजिंग काम कौन करता है, तुम्हारा गार्ड सेल करता है. कौन करता है, गार्ड सेल करता है. तो यहां पे वही बोला है, द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम. जब भी पानी अंदर जाएगा ये स्वेल करेगा तो स्टोमाटा pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. जब पानी बाहर आ जाएगा वो श्रिंक करेगा, जिसके द्वारा तुम्हारा स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा. फिर आगे बढ़ते हैं. तो ये एक्टिविटी 5.2 भी बता दिया था, जैसे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एसेंशियल है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए. लास्ट में हमको मिला है क्या, बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटी परफॉर्म इन द अबव. एक तुम्हारा क्लोरोफिल कैसे एसेंशियल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एसेंशियल है. तो यहां पे आप अभी बता सकते हो कैसे सनलाइट भी एसेंशियल है, इसके लिए भी आप एक एक्टिविटी कर सकते हो. फिर वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑटोट्रोफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. मतलब एनर्जी कहां से मिलता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्क फॉर्म में एनर्जी इसके अंदर रहता है. फिर इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी आवश्यक होता है, जैसे अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन फ्रॉम द सॉइल. ये सॉइल से इसको मतलब वाटर के साथ इसको लेता है. और नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, सॉरी इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ये याद रखना चाहिए, प्रोटीन और अदर कंपाउंड सिंथेसिस करने के लिए क्या आवश्यक होता है, तुम्हारा नाइट्रोजन आवश्यक होता है. फिर मतलब ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में ले सकता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में ले सकता है. और इनऑर्गेनिक फॉर्म ये नाइट्रेट और नाइट्रेट फॉर्म में लेगा, और ऑर्गेनिक फॉर्म से ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करता है तुम्हारा बैक्टीरिया, इसके बाद ये अंदर लेता है. तो ये था तुम्हारा आज का क्लास जो हम डिस्कशन किए हैं, तुम्हारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. तो कैसे खाना बनाता है, कहाँ से खाना बनाता है, फिर और डेजर्ट प्लांट में कैसे इसको स्टेप वाइज करता है. फिर हम इसके बाद हम क्या डिस्कशन किए, जो स्टोमाटा होता है इसको फंक्शन क्या है, रेगुलेशन क्या है. इसके बाद 2 एक्टिविटी भी डिस्कशन किए, जिसमें एक क्लोरोफिल कैसे एसेंशियल होता है, और एक चीज हम देखे हैं जहां पे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल होता है. तो ये सारे हम इसके बाद हम एनसीईआरटी बुक में डिस्कशन किए हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे तुम्हारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट था, जो एमीबा. इसके बाद हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास पे. धन्यवाद, नमस्ते.